नमस्कार दोस्तों, पीपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन आनुवांशिकी चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन वंशागति के नियम, वंशागति के अपन ने 3 नियम देखे थे, जिसमें से पहला नियम था प्रभावितता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम जिसका अन्य नाम विसंयोजन का नियम और अन्य नाम युग्मकों की शुद्धता का नियम, और लास्ट जो नियम बचा है वो है स्वतंत्र अफ्यून का नियम। अपन 2 नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन लास्ट जो वंशागति का नियम है स्वतंत्र अफ्यून का नियम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र अफ्यून का नियम क्या है, इसका किस संकरण पर आधारित है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। स्वतंत्र अफ्यून के पहली बात है, ये नियम मेंडल द्वारा दिए गए द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम की पहली मुख्य बात है, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित। ये नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित द्विसंकर संकरण पर आधारित है। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था प्रभावितता का नियम, वो एक संकर संकरण पर आधारित था। पृथक्करण का नियम वो भी एक संकर संकरण पर आधारित था, लेकिन स्वतंत्र अफ्यून का नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में कि द्विसंकर संकरण पर कैसे आधारित है और स्वतंत्र अफ्यून का मतलब क्या है। स्वतंत्र अफ्यून का मतलब है स्वतंत्र रूप से गमन करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से गमन करना, यानी कि एक लक्षण पर दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है, इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है, तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन कर रहा है, तो उस लक्षण पर जो दूसरा लक्षण है उस लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्युत का मतलब होता है जाना, स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। इसीलिए इस नियम को द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है, या स्वतंत्र अफ्यून के नियम के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अपन इसका सांख्यिकी विश्लेषण। सबसे पहले अपन इसकी जनक पीढ़ी लेते हैं। जनक पीढ़ी में इसमें 2 लक्षण लेने अपने को, 2 विपर्यासी लक्षण लेने। पहला अपन लेते हैं गोल पीला, 2 लक्षण ले लिए, एक गोल और पीला। दूसरी तरफ इसका विपर्यासी लेना है अपने को जूरीदार हरा। 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है, एक जोड़ी तो हो गई गोल और जूरीदार, दूसरी जोड़ी हो गई पीला और हरा। तो इसमें कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेने? 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले लें। गोल के लिए जो युग्म विकल्पी है वो कैपिटल आर, पीले के लिए है वो है कैपिटल वाई। जूरीदार के लिए युग्म विकल्पी है वो स्मॉल आर, और हरे के लिए युग्म विकल्पी है वो स्मॉल वाई। ये इनके युग्म विकल्पी है। अब इनसे युग्मक कैसे बनते हैं? कैपिटल आर से युग्मक बनेगा आर, कैपिटल वाई से युग्मक बनेगा वाई। जूरीदार से युग्मक बनेगा स्मॉल आर, हरे से बनेगा स्मॉल वाई। इनका संकरण करवाने पर कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? प्रथम पीढ़ी।
प्रथम पीढ़ी में आपको पहले ही पता है कौन से लक्षण आते हैं, केवल और केवल प्रभावी लक्षण आते हैं। ये प्रथम पीढ़ी है। इस पादप के जो बीज कैसे होंगे, प्रभावी आर के कारण गोल और पीले। गोल और पीले, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करते हैं उनको प्रभावी लक्षण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ गोल प्रभावी लक्षण है और पीला, गोल और पीले दोनों क्या हैं, प्रभावी लक्षण है। तो F1 पीढ़ी में सारे जो बीज प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल और पीले। ए प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते। अब इसकी F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए अपने को एक सारणी बनानी पड़ेगी। F1 पीढ़ी में संकरण से F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराकर F2 पीढ़ी प्राप्त करने पर F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो पहले ट्रिक देखेंगे अपन। पहले अपने को युग्म विकल्पी लेना है R और एक लेना है स्मॉल r। इन दोनों से दो तीर निकालने हैं। इन दोनों तीरों में कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये ट्रिक किसके लिए है, ये अपन F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जो सारणी बनाएंगे उसमें युग्मक बनाने की ट्रिक है। क्या बनाने की ट्रिक है, युग्मक बनाने की ट्रिक है। तो ये बनेगा आपका कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। ये इस प्रकार अपने को 4 युग्मक प्राप्त हुए। कितने युग्मक प्राप्त हुए, 4 युग्मक। इन चारों युग्मकों की सहायता से अपन F2 पीढ़ी की सारणी तैयार करेंगे। F2 पीढ़ी की सारणी बनाने के लिए अपने पास 4 कॉलम होने चाहिए। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और 4। इन चारों युग्मकों को यहाँ अपने को दोनों जनक लेने, ये नर, ये मादा। पिछली क्लास में अपन को बताया था कि ये चिन्ह होता है वो नर के लिए और ये चिन्ह होता है मादा के लिए। अब इन चार युग्मकों को इन अपन कॉलम में रखेंगे। कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। इसी प्रकार इधर कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। अब नर पादप और मादा पादप के बीच में संकरण से अपने को F2 पीढ़ी के सारे कॉलम भरने हैं। तो इनका क्रॉस करवाने पे कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। ध्यान रखना है कैपिटल और स्मॉल में। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। इसी प्रकार कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। इसी प्रकार
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल। ये अपने को इस प्रकार F2PD के सारे पादप प्राप्त हुए हैं। अब इस सारणी को बनाना आपको आना चाहिए, और सारणी के बाद में इसका लास्ट जो जहाँ से प्रश्न आने के सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, वो संभावना ये है कि द्विसंकर संकरण में, क्योंकि ये स्वतंत्र अफ्यून का नियम किस पे आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो द्विसंकर संकरण में प्राप्त, ये कौन सी पीढ़ी है, F2PD में प्राप्त पादपों का लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप क्या होगा। तो अपन जो प्रभाविता का नियम में, पृथक्करण के नियम में जो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप प्राप्त कर रहे थे, उनको अपन छोटी सारणी थी, छोटा पैनल चार्ट था, तो अपने को इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इस F2PD में थोड़ा मुश्किल है, तो आपको सीधा याद रखना है, ज़्यादा दिमाग पे बोझ नहीं डाल के हुए आपको सीधा लक्षण प्रारूप, द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप पूछे तो सीधा अनुपात याद रखना है, और जीन प्रारूप का भी अनुपात याद रखना है। इसमें सारणी में ज्ञात करने की आपको इतनी चिंता का विषय नहीं है। तो देखो लक्षण प्रारूप, F2 द्विसंकर संकरण में आपको लक्षण प्रारूप पूछे, सीधा सीधा याद रखना 9:3:3:1। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, द्विसंकर संकरण में प्राप्त F2PD में पादपों का लक्षण प्रारूप क्या होगा। तो 9:3:3:1 सीधा याद रखना है, प्रश्न ही सीधा ही आता है। आपको नहीं पूछेगा कि कैसे याद करके बताओ, इस सारणी में बताओ, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा। आपको सीधा बताना है लक्षण प्रारूप 9:3:3:1। इसी प्रकार जीन प्रारूप, एक 121 जीन प्रारूप, 1 मिनट, 122 412 121 122 412 121, ये इसका जीन प्रारूप है। सीधा याद रखना, आपको दिक्कत नहीं, 1-2 बार याद करोगे हो जाएगा। तो द्विसंकर संकरण का यही लास्ट प्रोडक्ट था जिसको अपन को याद करना था। अब द्विसंकर संकरण को एक बार वापस पढ़ेंगे। द्विसंकर संकरण स्वतंत्र अफ्यून का नियम, स्वतंत्र अफ्यून का नियम किस पे आधारित है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये नियम क्या कहना चाह रहा है, ये नियम ये कहना चाह रहा है कि एक लक्षण की जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको स्वतंत्र अफ्यून के नियम के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन ने गोल, पीले, हरे, जुरीदार पादपों के मध्य संकरण करवाए, लेकिन F2PD प्राप्त हो रही है, उनमें दोनों ही लक्षण आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक लक्षण आ गया एक लक्षण नहीं आ रहा है, एक लक्षण को एक लक्षण ने दबा दिया, ऐसा नहीं। दोनों लक्षण, दोनों विपर्यासी लक्षण स्वतंत्र रूप से अफ्यूत हो रहे हैं, इसलिए इसको स्वतंत्र अफ्यून के नियम के नाम से जाना जाता है। ये मित्रों आपका है मेंडल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र अफ्यून का नियम। इसमें अगला जो लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है वो है मेंडल द्वारा प्रतिपादित जो वंशागति के नियम है उनका महत्व क्या है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशागति के महत्व क्या है, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मेंडल द्वारा दिए गए वंशागति के नियमों का महत्व। महत्व यानी कि इन जो नियम है उनका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला अपन ने मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम पढ़ा था प्रभावितता का नियम। प्रभावितता के नियम का एक इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे सजीवों में भी कुछ घातक जीन होते हैं। वो घातक जीन हमारे शरीर की
लिए बहुत, नाम से पता चल रहा है, घातक है। इसलिए प्रभाविता के नियम के अनुसार वो घातक जीन है, वो प्रभावी लक्षणों के सामने अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, और अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे तो घातक जीनों का अपने शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहला में तो हो गया, घातक जीन अपने आप का प्रभाव नहीं दिखाने के कारण वो अप्रभावी रूप से प्रभावी लक्षणों के सामने दबे रहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, पहला। दूसरा, मेंडल द्वारा प्रतिपादित जो संकरण के नियम थे, उनसे अपन जो नया पादप बना रहे हैं उस पादप में अनुपयोगी लक्षण हटा सकते हैं और उपयोगी लक्षण ला सकते हैं। क्योंकि अपन दो भिन्न भिन्न पादपों के मध्य संकरण करवा रहे हैं, तो अनुपयोगी जो भी लक्षण है, जैसे अपने को इस पादप में अनुपयोगी लक्षण है, उस पादप का अनुपयोगी लक्षण हटा सकते हैं, और दूसरा कोई उपयोगी लक्षण लाना चाह रहे हैं, वो लक्षण अपन उस पादप, संकर पादप यानी हाइब्रिड पादप में ला सकते हैं। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट है जो कि मेंडल द्वारा जो प्रतिपादित आज अपने एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इसका फायदा है, जो आज हाइब्रिड बीज प्राप्त हो रहे हैं। हाइब्रिड बीज मेंडल के वंशागति के नियमों की देन है, क्योंकि हाइब्रिड बीजों में क्या है, 2 या 2 से अधिक लक्षण, उन्नत लक्षण आते हैं, और वो उन्नत लक्षण भिन्न भिन्न गुणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवा के ही लाए जा सकते हैं। तो भिन्न भिन्न पादपों के मध्य संकरण करवा के जो उन्नत बीज प्राप्त किए जा रहे हैं, वो मेंडल की वंशागति के नियमों को ही देन है। तीसरा, मनुष्य के मानव जाति के अंदर एक बहुत ही विकसित ब्रांच है, सुजनकी। कौन सी ब्रांच है मित्रों? सुजनकी। सुजनकी जो शाखा है, ये मानव जाति के कल्याण से संबंधित शाखा है, यानी कि इसमें विभिन्न रोगों के मध्य पर विश्लेषण किया जाता है, रोगों को हटाया जा सकता है, कौन से रोग हटाए जा सकते हैं इनसे, गंभीर रोगों को, वो विज्ञान की शाखा है। वो मेंडल के वंशागति के नियमों पर आधारित है, जिस शाखा का नाम है सुजनकी। तो उसमें भी वंशागति के नियमों की देन है। नए हाइब्रिड पादप प्राप्त कर रहे हैं, उनमें मेंडल के संकरण नियम के आधारित से उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी उनमें कोई रोग नहीं लगे, ऐसे पादप अपन प्राप्त कर सकते हैं। कम समय में अधिक फसल उत्पादन वाले पादप प्राप्त कर सकते हैं, अधिक उत्पादन वाले पादप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अपन मेंडल की वंशागति के नियमों का अपने एग्रीकल्चर में या मानव विकास से जो शाखाएं हैं उनमें विशेष योगदान है। एक मेंडल के वंशागति नियम से जीन संकल्पना की भी बढ़ावा मिला है। जीन संकल्पना का मतलब है, जैसे पृथक्करण का नियम पढ़ा था अपने, पृथक्करण के नियम में जैसे युग्म विकल्पी F1PD से स्वतंत्र रूप से अलग अलग युग्मकों में जा रहे थे और अलग अलग लक्षणों को प्रदर्शित कर रहे थे, तो इससे जीन संकल्पना को बड़ा मिलता है। वंशागति के नियम से जीन संकल्पना को भी बढ़ावा मिलता है। जीन संकल्पना का मतलब है कि जीन क्या है, वे कारक जो प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करता है, और युग्म विकल्पी भी युग्मकों में स्वतंत्र रूप से जाते हैं, तो वो अलग अलग लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जीन संकल्पना को भी बढ़ावा या जीन संकल्पना की भी प्रस्तावना को समझाता है। कौन? मेंडल के वंशागति के नियम। इस प्रकार अपन मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व पढ़ा था। अब इस चैप्टर की लास्ट 2 शब्दावली बच रही है। एक शब्दावली है, उसका नाम है मुख्यतः संकर पूर्वज संकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेक क्रॉस। शब्दावली है संकर पूर्वज संकरण, इंग्लिश में इसका नाम है बेक क्रॉस। संकर पूर्वज संकरण क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ऐसा संकरण जिसमें F1PD के पादपों का संकरण, ऐसा संकरण जिसमें F1PD के पादपों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनकों के साथ करवाया जाता है, उसको संकर पूर्वज संकरण या बेक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इसके भी 2 पार्ट हैं। एक का नाम है बाह्य संकरण, और दूसरे का नाम है परीक्षण संकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट क्रॉस।
इसको कहते हैं आउट क्रॉस। अब पहले अपन पढ़ेंगे बाह्य संकरण, उसके बाद पढ़ेंगे परीक्षण संकरण और इनके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप भी ज्ञात करेंगे। इनसे संबंधित जो पीछे प्रश्न है वो प्रश्न भी दे रखे हैं। पहला अपन पढ़ेंगे बाह्य संकरण। बाह्य संकरण ऐसा संकरण जिसमें F1PD के पादपों का संकरण, ऐसा संकरण जिसमें F1PD के पादपों का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, उस संकरण को बाह्य संकरण के नाम से जाना जाता है। देखते हैं, पहले अपन लेते हैं जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में लेते हैं समयुग्मजी, लंबे पौधे। इधर लेते हैं समयुग्मजी, बौने पौधे। इनके युग्म विकल्पी कैपिटल टी कैपिटल टी, इनके युग्म विकल्पी स्मॉल टी स्मॉल टी। इनसे युग्मक प्राप्त होते हैं कैपिटल टी, इनसे युग्मक प्राप्त होता है स्मॉल टी। इनके मध्य संकरण करवा रहे हैं तो वो प्राप्त हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? F1PD। F1PD के सभी पादप लंबे, सभी पादप लंबे। संकरण की परिभाषा क्या थी इसकी? F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे बाह्य संकरण के नाम से जाना जाता है। तो अपन F1PD का संकरण करवाएंगे, उसके लिए पैनल चार्ट बनाते हैं। ये नर मादा, दोनों युग्म विकल्पी को अलग अलग करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ केवल कौन सा लेंगे? प्रभावी लेंगे, क्योंकि अपन परिभाषा में कह रहे हैं F1PD का संकरण केवल प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, उसको बाह्य संकरण के नाम से जाना जाता है। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अपने को प्राप्त हो गया। अब इसके लक्षण प्रारूप ज्ञात करने हैं। लक्षण प्रारूप का मतलब समझते हो, केवल बाह्य प्रतीति, केवल बाह्य प्रतीति। तो लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त होंगे? ये आपको दिखने में कैसा दिख रहा है? क्योंकि प्रभावी कैपिटल टी यानी पौधे लंबे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी है। लेकिन अप्रभावी प्रभावी के साथ में अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो ये भी पादप कैसा होगा? लंबा। तो कहने का मतलब है 100% पादप लंबे होंगे, 100% पादप लंबे। सौ प्रतिशत लंबे पादप। उसके बाद जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब होता है उस सजीव की आनुवांशिक रचना। जीन प्रारूप प्राप्त करेंगे तो देखो, समयुग्मजी लंबे और विषमयुग्मजी लंबे, यानी कि 50% जो पादप है वो समयुग्मजी लंबे हैं और 50% जो पादप हैं वो विषमयुग्मजी लंबे हैं। तो 50% समयुग्मजी लंबे अनुपात 50% विषमयुग्मजी लंबे। कुल मिला के अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा? 1:1। इतना सा ध्यान रखना है, बाह्य संकरण में जो लक्षण प्रारूप होंगे वो तो 100% लंबे पादप, और जीन प्रारूप प्राप्त होंगे वो 1:1। ये समाप्त हुआ आपका बाह्य संकरण। इससे अगला संकरण है परीक्षण संकरण, जिसको अपन टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है।
क्या परिभाषा बताई थी? ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाता है। याद रखने का ट्रिक है कि अप्रभावी कैसे याद रखेंगे? टेस्ट क्रॉस, टेस्ट ज़्यादातर उन बच्चों का लिया जाता है जो कमज़ोर यानी अप्रभावी। तो ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है उसको परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। जनक पीढ़ी लेंगे अपन सर्वप्रथम। ये टर्म शब्दावलियाँ अब काम आ रही क्योंकि पहले अपन ने इनको पढ़ लिया था। समयुग्मजी लंबे पादप, वही प्रोसेस अपनानी है जो पहले अपनाई थी। समयुग्मजी बौने पादप, स्मॉल टी, इनके युग्मक लेने कैपिटल टी, इसी का युग्मक लेना स्मॉल टी। संकरण करवाएंगे तो प्राप्त होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। पीडी कौन सी है? F1PD। सभी पादप लंबे, F1PD में सभी पादप लंबे। यहां से इसकी परिभाषा स्टार्ट होती है। F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसको परीक्षण संकरण के नाम से जाना जाता है। ये पैनल चार्ट बनाते हैं अपन। नर मादा। F1PD को खोलने पर दोनों युग्म विकल्प अलग अलग करते हैं। यहाँ केवल अप्रभावी लेते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब अपने को इसके भी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ज्ञात करने। तो लक्षण प्रारूप में आपको देखने की कितने प्रतिशत पादप लंबे हैं, कितने प्रतिशत बौने हैं। तो देखो बाह्य प्रतीति देख रहे हैं तो सभी पादप लंबे, यानी कि ये 50% लंबे होगी और ये 50% बौने। तो लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा? लक्षण प्रारूप 50% लंबे पादप, अनुपात 50% बौने पादप। तो अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा? 1:1। यह तो था लक्षण प्रारूप। अब जीन प्रारूप ज्ञात करते हैं अपन। विषम युग्मजी लंबे पादप, सम युग्मजी बौने पादप। तो 50% विषम युग्मजी लंबे, अनुपात 50% समयुग्मजी बौने। इनका भी अनुपात क्या आया? 1:1। कहने का तात्पर्य है परीक्षण संकरण में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों अनुपात समान आते हैं। लक्षण प्रारूप भी देखो 1:1 आ रहा है और जीन प्रारूप भी 1:1 आ रहा है। तो प्रश्न आएगा ऐसा कौन सा संकरण है जिसमें लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप एक समान है? तो उस संकरण का नाम है परीक्षण संकरण। अपन ने पढ़ा था संकर पूर्वज संकरण, उसकी परिभाषा देखी थी अपन ने। ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है उसको संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इसके कितने भाग थे? 2 भाग थे, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण की अपन ने क्या परिभाषा देखी थी? ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है उसको बाह्य संकरण के नाम से जाना जाता है। फिर पढ़ा था अपन ने परीक्षण संकरण। ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है उसको परीक्षण संकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम जेनेटिक्स, उस चैप्टर को अपन पूर्णतः पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का कुछ भी पार्ट्स बाकी नहीं है।
इस चैप्टर से संबंधित जो पीछे प्रश्न दे रखे हैं उनको आप सोल्व करो, सारे आशा करता हूँ सोल्व हो जाएंगे। जेनेटिक्स चैप्टर अपना हुआ समाप्त। आगे की क्लास में अपन आगे के चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।